दोस्तों, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं, तो मूल विधि और संविधान का ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, मैं पर डे आप सबके लिए मूल विधि और संविधान का इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि बार-बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं लेके आया करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के देखते हैं अपने क्वेश्चंस। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि खालिस्तान एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के लिए शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक यानी कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो कौन सा कह रहे हैं ऐसा आयोग है जो अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, हमें सबको पता है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा हमारे संविधान में एक आर्टिकल 338 जोड़ा गया दोस्तों। कौन सा आर्टिकल 338 जोड़ा गया, जिसके तहत नेशनल यानी कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, कौन सा आर्टिकल 338 जोड़ा गया, जिसके तहत अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना आर्टिकल 338 ए के तहत की गई। किसके? आर्टिकल 338 ए के तहत। ये भी दोस्तों 89वें संविधान संशोधन 338 ए भी इसी के तहत जोड़ा गया और आर्टिकल 338 ए भी जोड़ा गया। ठीक है, ये थोड़ा इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। कौन सा? आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ऑप्शन नंबर हम लोगों को बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 338 जोड़ा गया, जिसके तहत अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई और अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना इसलिए की गई कि अनुसूचित जो जाति के लोग हैं उनके शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाए, उनकी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाया जाए, उनके सांस्कृतिक हितों को भी बढ़ाया जाए और उनकी रक्षा की जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि तत्वों के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य के दायित्व है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों हमको हमारे संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में बताए गए हैं। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में बताए गए हैं और भाग 4 में बताए गए हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? उसका दोस्त है सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। क्या? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 1 में कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, तो हमारा ये सही हो जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए और बी हमारे दोनों सही हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने प्रेरणा लेकर के अपने संविधान में जोड़े हैं। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने प्रेरणा लेकर जोड़ा है। भाग 4 में हमें बताए गए हैं आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, ये बताया गया है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये दायित्व है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था, जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। उसके पास क्या कह रहा है कि नियम बनाने का व्यापक अधिकार है, लेकिन संविधान के जो मूलभूत तत्व हैं या मौलिक विशेषताएं हैं, उनको नष्ट करने का या प्रभावहीन करने का अधिकार नहीं है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया था, ये 1973 ईस्वी में मामला आया था। कब आया था दोस्तों? ये आया था 1973 में ये मामला आया था। और दोस्तों इसमें 13 यानी कि 13 जजों की बेंच ने इसमें फैसला दिया था, जिसमें कि 7 जो जज थे वो फैसले के समर्थन में थे और जो 6 जज थे वो फैसले के खिलाफ थे। 7 समर्थन में थे और 6 खिलाफ थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी 7:6 यानी कि 7:6 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? 7:6। 7 समर्थन कर रहे थे और 6 समर्थन के खिलाफ थे। ठीक है दोस्तों, 1973 में दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आया था। 13 जज की इसमें बेंच ने फैसला दिया था, 7 जजों ने समर्थन किया था और 6 जज इसके खिलाफ थे, यानी कि 7:6 हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में बताता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनुच्छेद 9, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 12। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का अनुच्छेद 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 3 दोस्तों बताता है, क्या बताता है? बताता है कि राज्यों के क्षेत्रों क्षेत्रों उसके बाद सीमाओं या नामों में परिवर्तन करके नए राज्यों के गठन के बारे में, कि जो राज्य के क्षेत्र है उसमें परिवर्तन कर दो, सीमा में परिवर्तन कर दो और नामों में परिवर्तन कर दो, फिर उससे नए राज्यों के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 3 बताता है। अनुच्छेद नंबर 9 दोस्तों हमको विदेशी राज्य की नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में? विदेशी राज्य की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताता है। किसके? गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताता है। गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 22 बताता है। आर्टिकल नंबर 12 दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। ठीक है। तो इस तरह से नए राज्यों के गठन के बारे में, नए राज्यों के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 2017 में निम्न में से किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया? यानी कि नंबर ए कह रहा है संपत्ति का अधिकार, नंबर बी कह रहा है निजता का अधिकार, नंबर सी कह रहा है समानता का अधिकार, नंबर डी कह रहा है मताधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का मीन्स होता है प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एक्ट कह रहा हूँ, सॉरी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार 2017 में जब अमेंडमेंट किया गया दोस्तों, तो उसी में निजता के अधिकार को हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया और इसको दोस्तों आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया। किसके? आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया। और दोस्तों किस मामले में इसमें फैसलों को सुनाया गया? तो पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में। कौन सा? के एम पुट्टा स्वामी बनाम यानी कि वर्सेज भारत संघ के मामले में यह फैसला सुनाया गया 2017 में कि जो निजता का अधिकार है इसको भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 21 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है। और जो दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन सा? 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा करके दोस्तों संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार आर्टिकल नंबर 300 ए में डाल दिया गया था। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 से संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 ए आर्टिकल नंबर 300 ए में ऐसे ही विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। तो हमसे पूछ रहा था कि मौलिक अधिकार के रूप में 2017 में, तो मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को 2017 में पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ के मामले में आर्टिकल नंबर 21 में जोड़ दिया गया। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है
अविश्वास प्रस्ताव के विषय में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? तो नंबर ए में कह रहा है कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और 50 यानी कि 50 मेंबर यानी कि 50 सदस्य से ज्यादा का समर्थन होना चाहिए लोकसभा में लाने के लिए। नंबर 2 कह रहा है यह केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन एक मंत्री के विरुद्ध नहीं। तो दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाएगा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद ही तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मंत्रिपरिषद केवल एक मंत्री तो लोकसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होता नहीं है, मंत्रिपरिषद ही पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, ना कि एक मंत्री के विरुद्ध। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और बताया गया है आर्टिकल नंबर 75(3) में कि जो ये मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केवल लाया जा सकता है, कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा, न कि एक मंत्री के विरुद्ध। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जनहित याचिका के बारे में सत्य है? जनहित याचिका के बारे में दोस्तों पर डे क्वेश्चन आता है। कह रहा है एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगर एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हो गई तो फिर वापस अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर बी में कह रहा है कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है, कोर्ट उसको अपना फैसला अपने आप से फिर खुद लेता रहता है, क्योंकि ये दोस्तों जन के हित में है, लोगों के हित में है। जनहित याचिका की शुरुआत दोस्तों 1986 में पीएन भगवती के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? पीएन भगवती, जो कि एक चीफ जस्टिस थे, उन्हीं के द्वारा 1986 से पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोक वो जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी 1986 से। ठीक है, मुकदमे का प्रावधान है सार्वजनिक हित में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों कि संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या कि संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नंबर ए में कह रहा है जैल सिंह, नंबर बी में कह रहा है नीलम संजीवा रेड्डी, नंबर सी में कह रहा है फखरुद्दीन अली अहमद, नंबर डी में कह रहा है वीवी गिरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कब तक? 1974 से लेकर 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे कि हम लोग मिनी संशोधन भी कहते हैं। किस क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से थे? 3 शब्द से दोस्तों समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इसी में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। कौन कौन से? क्या? 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। इसी वजह से दोस्तों इसको मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। 1976 में दोस्तों हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दोस्तों कि बताइए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केजी बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एच.जे. कानिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एच.जे. कानिया हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया थे। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कि सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 2 में बताया गया है चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बारे में, सीजीआई की नियुक्ति के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 124 2 में। आर्टिकल नंबर 124 और दोस्तों 4 में पद से हटाने के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पद से हटाने के बारे में। पद से हटाने के बारे में आर्टिकल नंबर 124 4 में बताया गया है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 126 में कार्यवाहक चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारा चीफ जस्टिस है वो अगर पद से हटा दिया जाता है या कहीं बाहर चला जाता है तो कार्यवाहक
चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है 126 नंबर आर्टिकल में, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच.जे. कानिया थे। अब दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट में बताना कि हमारे प्रेजेंट में यानी कि कौन से नंबर के, नंबर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 53rd नंबर के प्रेजेंट में कौन से हमारे चीफ जस्टिस हैं, जरा आप लोग मुझको कमेंट में बताइए, ठीक है। कि बताइए प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन से हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है राष्ट्रपति शासन को, राष्ट्रपति शासन यानी कि इसी को हम लोग दोस्तों राज्य आपातकाल कहते हैं। राज्य आपातकाल को ही हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या? राज्य आपात। राज्य आपात को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, फिर राज्य आपात। उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा है तो कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए, यानी कि समर्थन कर दिया जाना चाहिए। ए नंबर कह रहा है 2 माह, बी नंबर कह रहा है 1 माह, सी नंबर कह रहा है 6 माह, डी नंबर कह रहा है 3 माह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 माह हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माह में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और 6 माह तक के लिए लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य आपात के बारे में आर्टिकल नंबर 356 में बताया गया है, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है, ये तो हम लोगों को पता ही है। वित्तीय आपात के बारे में आर्टिकल नंबर 360 में, और आर्टिकल नंबर 352 में ये दोस्तों बताया गया है राष्ट्रीय आपात के बारे में। इसके बारे में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए 2 माह हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, कौन सा? धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत, दहेज मौत 304 बी, धारा 304 बी दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? न्यूनतम, कम से कम। नंबर ए कह रहा है 3 वर्ष, नंबर बी कह रहा है 7 वर्ष, नंबर सी कह रहा है 5 वर्ष, नंबर डी कह रहा है 12 वर्ष। तो दोस्तों न्यूनतम 7 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। धारा 304 बी दहेज मृत्यु के बारे में दोस्तों बताता है, और बताता है कि अगर दहेज मृत्यु कि अगर विवाह के 7 साल के भीतर, कितने? 7 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के अंदर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्त्री की मौत हो जाती है तो दहेज मृत्यु के जिम्मेदार जो व्यक्ति होगा उसको न्यूनतम 7 वर्ष की सजा दी जाएगी और अधिकतम आजीवन कारावास। न्यूनतम यानी कि मिनिमम 7 वर्ष और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम हो जाएगा दोस्तों आजीवन कारावास, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा आजीवन कारावास। तो दोस्तों यही दहेज मृत्यु 304 बी, और दोस्तों ये दहेज मृत्यु और दहेज प्रथा को ही देखते हुए दहेज निषेध एक्ट यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लाया गया। कब लाया गया? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लाया गया, दहेज निषेध एक्ट 1961, ठीक है ना दोस्तों। उसी में बताया गया कि ये तो हमारा आईपीसी में बताया गया 304 बी के तहत कि दहेज मृत्यु होगी अगर तो 7 वर्ष की न्यूनतम सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 7 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को पसंद आए हो और आप लोगों की तैयारी में कुछ प्रोग्रेस हुई हो, आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मेरे मूल विधि संविधान के क्वेश्चन अब सही हो जाएंगे, तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।